कहीं सत्ता पक्ष जो है उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके उससे एक जो वोट बैंक का जो लालच है जिस वजह से उसको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे का इस्तेमाल करने के लिए गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल फरलो दे रहा था। का वर्डिक्ट था वो आया, उसके बाद एसजीपीसी ने ऐलान किया कि हम हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे जी। तो आपका क्या कहना है? राजनेताओं के उस जमावड़े ने गुरमीत राम रहीम का दिमाग खराब किया, जिस वजह से उसने क्राइम को और ज़्यादा उसके वहाँ बढ़ावा मिला। आज जो राजनेताओं का और गुरमीत राम रहीम का एक जो गठजोड़ है वो आज भी टूटा नहीं है, चाहे वो जेल में बैठा है। आज हमारे साथ हैं सिरसा के शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के सुपुत्र अंशुल छत्रपति, जो खुद एक पत्रकार हैं। उनसे बात करते हैं कि जब जब अब हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे चुनाव के मौके पर ही डेरा चीफ को फरलो या पैरोल दी जाती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि गुरमीत राम रहीम को जिस तरीके से एक राजनेताओं के साथ एक जो तालमेल था, वो तालमेल कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के लालच का था। गुरमीत राम रहीम अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, उनसे अपनी स्किन सेव करने के लिए वो लगातार सत्ता की जो उसका पक्ष का फ़ायदा उठाता रहा अपनी स्किन सेव करने के लिए। और राजनेता जो थे, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, उन्होंने हमेशा उसके वोट बैंक का फ़ायदा उठाने के लिए तो एक परस्पर जो एक डील होती थी दोनों पक्षों में, आज भी वही चल रहा है। इससे पहले भी लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इन केसेस मामलों की गुरमीत राम रहीम के खिलाफ, तब भी ये सब चल रहा था। ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, तब भी ये था। और आज जब वो सजा याफ्ता है और वो कहीं ना कहीं पैरोल फरलो पाने के लिए छटपटाता रहता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके उससे एक जो वोट बैंक का जो लालच है जिस वजह से उसको ये बेनिफिट दिए जाते हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। अब जबकि कहीं ना कहीं एक जो पीड़ित पक्ष होते हैं या एक जो आम व्यक्ति है जिसको सरकार की बदमाशी के ऊपर रोक लगवाने के लिए वो कहाँ जाएगा? आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं एक उसको जुडिशरी एक ऐसा सहारा मिलता है, उसको लगता है कि न्यायपालिका से हमें कुछ मदद मिल सकती है। और इसी मामले में एक पीआईएल फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है? जनहित याचिका जो जनता के हितों से जुड़ी हो। तो जनता के हितों का ये मामला था जिसको लेकर ये कहा गया कि गुरमीत राम रहीम एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज का दुश्मन है, इसके बाहर आने से समाज के अंदर जहर फैलता है और इसको सलाखों के पीछे रखा जाए। और इस टाइप की एक पीआईएल मूव की गई इसकी पैरोल और फरलो के अगेंस्ट, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने पहले स्टे किया कि जब तक हम पीआईएल सुन रहे हैं तब तक इसको पैरोल या फरलो हमारे पूछे बगैर ना दिया जाए। ये बात अलग है कि अभी पिछले दिनों जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पीआईएल का निपटारा करते हुए ये कहा कि ये स्टेट का प्रोरोगेटिव है और इसमें हाई कोर्ट दखल अगर ना दे तो ठीक है। ये बात अलग है कि उसके अंदर उन्होंने कमेंट्स दिए हरियाणा सरकार के लिए कि वो किसी भी तरह के फेवरेटिज्म या आर्बिट्रेरी फैसले ना लें और इस बात का, नियमों का और हर चीज़ का ख्याल रखा जाए इसको पैरोल या फरलो दिए जाने को लेकर। लेकिन इस मामले में एक चीज़ पर विचार नहीं किया गया माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। मैं एक पीड़ित पक्ष होने के नाते मैं ये सवाल ज़रूर खड़ा करूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे का इस्तेमाल करने के लिए गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल फरलो दे रहा था, जिसकी बदमाशी के खिलाफ ये विषय जो है माननीय न्यायपालिका के समक्ष रखा गया। और दोबारा फिर से अगर न्यायपालिका उस गेंद को स्टेट के पाले में उछाल देगा तो फिर पीड़ितों को जो एक इंसाफ की दरकार है, जो या आम पब्लिक को जो एक ये लगता है कि ये समाज का दुश्मन है, इसके खिलाफ इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, तो फिर से आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ गेंद उछाल दी। स्टेट गवर्नमेंट का किरदार क्या रहा है पिछले वक्त में? और जैसे ही पीआईएल डिसाइड हुई, साथ ही साथ एक फरलो जो है वो 21 दिन का फिर से उसको एक प्रेजेंट कर दिया गया। तो उनका किरदार स्टेट गवर्नमेंट का पहले से हमारे सामने है। वो चाहे जो मर्जी कहें कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव
वो फैसला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले कैसे लिए जाते हैं ये आपको भी मालूम है, हम सभी को मालूम है। वो जो पीआईएल का वर्डिक्ट था वो आया, उसके बाद एसजीपीसी ने ऐलान किया कि हम हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जी। तो आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी भी इस मामले पे बातचीत होती रहती है। अभी वो रिवीजन में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करते हैं, मुझे लगता है कि ये पीआईएल जानी चाहिए। और हम लोग भी इस पे विचार करेंगे कि अगर विक्टिम्स की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों को ये चैलेंजेबल हैं, तो हम इस मामले पे ज़रूर एक कदम उठाएंगे, इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। और दूसरी हमारी ये अपील है एक विक्टिम्स की तरफ से, मैं ये कहना चाहूँगा कि पीड़ित पक्ष जो है वो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए रोज़ जा कर के पंजाब एंड हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारा न्यायिक सिस्टम है उसमें किस तरीके से सीनियर एडवोकेट्स की उन कई बार विक्टिम्स जो हैं वो पेइंग कैपेसिटी में नहीं होते हैं, और इस वजह से वो बार बार हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक वो अपनी अप्रोच जो है वो नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और इसको कॉल करे, इसकी जो फरलो है उस पर रोक लगाए, और जो पंजाब जो हरियाणा ने एक मार्च 2022 में द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किया, उस एक्ट के जो उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, ये उनके क्षेत्राधिकार का मामला है। देखिए, जेएन मैनुअल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अंदर आता है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अमेंडमेंट करती है। आपने पिछले दिनों एक आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने लाभ देने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट की। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर हरियाणा सरकार को आम कैदी से कुछ लेना देना हो तो अमेंडमेंट के बाद की भी आप अगर नज़र दौड़ाएंगे इन चीज़ों पर, तो हरियाणा की जेलों में लाखों हज़ारों कैदी जो है वो रह रहे हैं जी। और उन प्रिजनर्स का क्या हाल है और उनकी पैरोल या फरलो को कैसे कंसीडर किया जाता है, और जो प्रोसेस है जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला बता रही है हरियाणा सरकार, उस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले का अगर हम जिक्र करें तो एक आम कैदी जब जेल अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन मूव करता है पैरोल या फरलो के लिए, और वो एप्लीकेशन बाहर भेजी जाती है, कैसे उस एप्लीकेशन के दो पार्ट, एक एसपी ऑफिस एक डीसी ऑफिस से चलते हैं, और कैसे उस पर पटवारी तहसीलदार को तस्दीक के लिए भेजा जाता है या कंसर्न्ड एसएचओ को, कंसर्न्ड थाना को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, और वो फाइल्स जो हैं कैसे महीनों टेबल्स पर धक्के धूल फांकती रहती हैं। ये हम सभी को मालूम है कि आम प्रिजनर्स का पैरोल या फरलो के लिए कैसे उन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद वो बेचारे जो हैं जब कहीं से आस नहीं होती तो उनकी एप्लीकेशंस जो है वहीं टेबल पर ही पड़ी रह जाती हैं। ये हालात हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पेशली एक वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए गुरमीत राम रहीम को इस चीज़ को अमेंड किया गया, क्योंकि जो पहले के कानून के तहत जो नियम और शर्तें थी वो उसमें गुरमीत राम रहीम फॉल नहीं कर रहा था, उन शर्तों को हटा दिया गया और उसके बाद ये नियम बनाया गया कि आप 91 दिन साल में बाहर रह सकते हैं। नहीं तो क्या आपको क्या लगता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देने के पीछे चुनावी लाभ लेने की प्रक्रिया? इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। जब से गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभाली, उसने जिस तरीके से इस साम्राज्य को बढ़ाया और वहाँ उस पावर के नशे के अंदर जैसे उसने अब वहाँ काले कारनामों को अंजाम दिया, उन काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उसको सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करना था, और उसी की एवज़ में यहाँ 10-10 सीएम आकर के माथा टेकने लग गए। 10-10 स्टेट्स के सीएम आते थे, यहाँ मंत्री लोग आते थे, राजनेता आते थे, और उस राजनेताओं के उस जमावड़े ने गुरमीत राम रहीम का दिमाग ख़राब किया, जिस वजह से उसने क्राइम को और ज़्यादा उसके वहाँ बढ़ावा मिला। और आज जो राजनेताओं का और गुरमीत राम रहीम का एक जो गठजोड़ है वो आज भी टूटा नहीं है। चाहे वो जेल में बैठा है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारी सत्ता लगी हुई है,
और राम रहीम सत्ता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने वोट तंत्र का, अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोनों हाथ से, एक हाथ ले एक हाथ दे का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल इसका जीता जागता उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शंस को लेकर के, वोट तंत्र के फ़ायदे को लेकर के ये चीज़ें होती रहती हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री और जेल मंत्री जो हैं चोई रंजीत सिंह, उनसे जब जेल मैनुअल का हवाला दिया जाता है, बात की जाती है, तो उनका कहना है कि आम कैदी की तरह इनको भी हक है, पैरोल का भी, फरलो का भी। उसी हक के तहत इनको पैरोल या फरलो मिलती है, कोई पक्षपात या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। मेरा सवाल है मंत्री जी से, पहला तो ये कि क्या आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या गुरमीत राम रहीम एक आम कैदी है। पहला सवाल ये उठता है हमारा स्टेट से कि क्या गुरमीत राम रहीम एक आम कैदी है। हमारी जेलों के अंदर कितने प्रिजनर्स ऐसे हैं हरियाणा की जेलों में, जिनको जेल भेजते समय उनके खिलाफ जब फैसला सुनाया गया तो आपको 38 लोगों की जान लेनी पड़ी। ऐसे कितने लोग हैं, एक भी एग्जाम्पल गिना दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जेल जाने से पहले, जब उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे थे, तो उन्होंने न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए हजारों लोग कोर्ट कैंपस के सामने इकट्ठा कर दिए हों, उनके लठैत खड़े रहते हों, उन्होंने आगजनी की हो, या उनकी कार्रवाइयों की वजह से कई कई दिन तक हमारी स्टेट के अंदर कर्फ्यू हमारी स्टेट ने झेला। तो ये सारी चीज़ें हैं। करोड़ों की संपत्ति स्वाह की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और जिस तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी, वो सारा भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक के ऊपर उसको वो जो बोझ है स्टेट का, वो पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। तो ये पब्लिक का जो नुकसान हो रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम आम कैदी की तरह उसको दे रहे हैं। गुरमीत राम रहीम इज़ नॉट ए आम प्रिजनर, मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते। वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है, वो सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर है। 2-3 मामलों में उसको सज़ा हो चुकी है। उसके बाद एक मामला जो अभी शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपनी तरह का ऐसा ही इकलौता एग्जाम्पल हो कि 400 साधुओं को गुरमीत राम रहीम ने सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपनी हवस के लिए, उनको अपने फ़ायदे के लिए नपुंसक बनाया, ऑपरेट करके उनके अंडकोश निकाल करके उनको नपुंसक बना दिया गया। और वो मामला जो है अभी अंडर ट्रायल है, तो किस तरीके से उसको प्रभावित किया जा सकता है ये भी हम समझते हैं। उसके बाद बेअदबी का मामला है पंजाब के अंदर, बहुत उस मामले के ऊपर भी राजनीति होती रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ मामला है। कैसे गुरमीत राम रहीम ने की इन्वॉल्वमेंट, अभी एक उस मामले के अंदर एक एक्यूज्ड थे जिन्होंने पीछे सरेंडर किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपना सरकारी गवाह बनाया, और उसके बाद उन्होंने मीडिया के अंदर आकर के जो सनसनीखेज खुलासे किए, उन सारी चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो कि मतलब ये डायरेक्ट संबंध है गुरमीत राम रहीम से इन मामलों का, और सारी प्लानिंग और सारी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उनका अड्डा बना हुआ है डेरा सच्चा सौदा, और उसका मुखिया गुरमीत राम रहीम है। इसलिए इन सारे मामलों की गंभीरता को देखते हुए आप गुरमीत राम रहीम को एक आम कैदी की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, आम कैदी की तरह सुविधाएं नहीं दे सकते। बाद में डेरे ने इस बात को कहा कि प्रदीप क्लेर खुद अक्यूज्ड है, इसलिए उसकी बात को नहीं माना जाना चाहिए, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उन्होंने जो प्रदीप क्लेर ने इस बात के आरोप लगाए थे कि डेरा में हमें निर्देश मिले थे बेदबी कैसे कैसे करनी है, भी हमारे जो लोकट हैं वो फेंक दिए गए, तो उसका बदला हमने इस तरह लेना है। देखिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आप किस किस मामले में ये कहेंगे कि फला फला झूठ बोल रहा है। अभी 2-3 मामले तो ऐसे हैं जो कोर्ट से वर्डिक्ट आ चुका है, जिनकी गवाहियों को कोर्ट ने माना है। एक मामला अभी साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला जो है, उसमें जो कंप्लेनेंट है वो अपनी गवाही दर्ज करा चुका है, उसने सारी मामले की खुलासा कोर्ट के अंदर किया है। तो डेरा सच्चा सौदा पर आरोप लगाने वाला हर एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आपके पास एक ही सफाई है कि वो झूठ बोल रहा है, तो मतलब सारा का सारा सिर्फ जो सच है वो डेरा के अंदर ही पनप रहा है, बाकी सब झूठ है। मतलब इस तरह की कार्रवाई जो है, जब तक प्रदीप क्लेर आपके लिए काम कर रहा है तो वो सच बोल रहा है। जब अगर वो मतलब कहीं जा कर के किसी एक वक्त पर उसके दिमाग में उसको ये बोलने के लिए ये कहा कि
सच बोलने के लिए उसको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा किया तो आपको ये लगने लगा कि प्रदीप क्लेर झूठ बोल रहा है। अंशुल जी, आपने एक बात कही कि 10-10 सीएम यहाँ नतमस्तक होते थे, जिनमें एक बादल परिवार भी था। पिछले दिनों उन्होंने अकाल तख्त पे जाकर इस बात की माफ़ी मांगी कि हम डेरा जाते रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उन्होंने वहाँ दरखास्त भी लगाई। बिल्कुल। देखिए, बादल परिवार जो है उन्होंने पंजाब के अंदर सिख धर्म की राजनीति की और बड़ा लंबा टाइम, मतलब श्रोमणी अकाली दल बादल जो है उसकी नींव ही जो है वो कहीं ना कहीं सिख राजनीति के ऊपर रखी गई। और मेरा ये मानना है कि पंजाब के अंदर एक जो सिखों का एक जो सेंटिमेंट्स थे उनको हर्ट किया गया गुरमीत राम रहीम द्वारा, क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा की जो नींव है वो कहीं ना कहीं एंटी सिख वाली एक जो उनकी इमेज थी। और उसके बाद इसमें बार बार इस बात पर भी कहीं ना कहीं द्वेष हुआ कि जो डेरा सच्चा सौदा के मुखिया ने सलाबतपुरा के अंदर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचा, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ और सिखों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए। इन सब के बावजूद जो एक सिख धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला जो दल है वो अगर ऐसे डेरे के अंदर आकर के नतमस्तक होता है, पहली बात तो ये सबसे बड़ा एक गुनाह है। वो अपने धर्म के प्रति भी कर रहे हैं, उसके ईश्वर के प्रति भी कर रहे हैं, क्योंकि सिख धर्म के अंदर जो 9 गुरुओं 10 गुरुओं के बाद अगर कोई गुरु मानने का हुक्म है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार ये है कि आप किसी देहधारी को अपना गुरु नहीं मानेंगे अगर आप सिख धर्म की मर्यादा को मानते हैं। तो सिख धर्म की मर्यादा को मानने के बावजूद अगर बादल परिवार यहाँ आकर के नतमस्तक होता रहा, इनके पैरों में गिरता रहा और इनको अपना गुरु मानने तक की बातें कही गई, तो पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने सिख धर्म की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई और अपने धर्म के साथ भी और अपने लेने के लिए बिल्कुल इसमें प्योर मैं ये कहूँगा कि एक पॉलिटिकल प्रिविलेज से जुड़ा हुआ मामला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनकी ना कोई ऐसी आस्था थी। और इन लोगों की मुझे ये लगता है कि राजनीतिक लोग जितने भी हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्योर पॉलिटिकली उनका वो एजेंडा रहता है। उसके अलावा ना मुझे लगता है कि उनकी सिख धर्म के प्रति कोई ऐसी आस्था रही होगी और ना ही उनकी यहाँ कोई आस्था। अंशुल जी, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, चुनाव को देखते हुए पैरोल या फरलो दी जाती है, क्या उनके कहने पे वाकई डेरा प्रेमी सारे वोट उधर डाल देते हैं? देखिए, लगातार हम इस चीज़ को पहले भी उठाते आ रहे हैं कि ये एक जो हवा पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में घुसा हुआ है कि पता नहीं डेरा सच्चा सौदा के मुखिया के इशारे पर जो एक तरफा वोट डलेगी उससे कोई हार जीत निश्चित होगी, ऐसा इम्पैक्ट आज तक कभी देखने को मिला नहीं। जब से डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किसी एक पार्टी विशेष या किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के पक्ष में कोई इशारा फतवा जारी होने लगा, तब से हम लोगों ने वो आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए और हमारे सामने वो सारे के सारे कैंडिडेट्स या पर्टिकुलर जो पार्टीज़ हैं उनके आंकड़े हमारे सामने हैं, उनके रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं कि उनके रिज़ल्ट क्या रहे। तो ऐसा कभी इम्पैक्ट कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ उनके कहने पर कुछ अंधभक्त जो हैं वो कोई 100, 200, 500 हज़ार वोट जो हैं वो इधर से उधर हो जाते होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला कि डेरा सच्चा सौदा के फतवे के बाद जो है कोई एक हारने वाला कैंडिडेट वो विनिंग पोजीशन में खड़ा हो, ऐसा कभी आज देखने को नहीं मिला। ये चीज़ और आपको देखने को मिली, मालवा क्षेत्र में ये कहते हैं हमारे सबसे ज़्यादा डेरा प्रेमी है और वहीं से बाबा का खुद का समधी हार गया। खुद का समधी नहीं हारा, उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि 2007 के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी के फेवर में फतवा जारी हुआ, अमरिंदर सिंह जी के फेवर में, और 2007 में उसके बावजूद कांग्रेस की बुरी तरह पंजाब के अंदर हार हुई। उसके बावजूद हरियाणा के अंदर जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जिनको सपोर्ट किया गया, चाहे मैं ये बात करूं
अशोक तंवर जी की, चाहे बात करूं नवीन जिंदल जी की, चाहे बात करूं जयप्रकाश की, तो बहुत सारे, या कुलदीप बिश्नोई जी की, जिनकी फेवर में फतवा जारी किया गया इंडिविजुअली बाई इलेक्शंस में, उन सब की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इनकी सपोर्ट के बाद जीता हो। तो ये सारा का सारा जो हुआ है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को निकाल देना चाहिए, इस भ्रम को हटा देना चाहिए, और आम पब्लिक जो है उसको उससे कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जो डेरों की भीड़ है जो इस तरह के गंदे काम कर रहे हैं और इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को सपोर्ट करना छोड़ना चाहिए, इनके सामने माथा टेकना छोड़ना चाहिए, ताकि जो आम पब्लिक है उसके ऊपर भी यही, उनके मन में भी यही इमेज बने, और वो भी ऐसे जो धार्मिक लबादा ओढ़ के जो लोग क्राइम कर रहे हैं, इन लोगों से कहीं ना कहीं वो बच कर रहे। तो ये थे अंशुल छत्रपति, जिन्होंने सीधे तौर पे इस बात का आरोप लगाया कि खट्टर सरकार ने डेरा चीफ को लाभ देने के लिए जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।